ओके, तो बात करते हैं अब एग्जाम इन्वायरमेंट के बारे में। और एग्जाम को शेड्यूल कैसे करना है, तो पहले एग्जाम को शेड्यूल करना देख लेते हैं। एग्जाम को शेड्यूल कैसे करना है। अच्छा, जब आप एग्जाम आपको मिल जाता है वोचर, तो आपको ना रेड हेड की तरफ से एक ईमेल आ जाती है। ईमेल पे आपको कंफर्म हो जाता है कि आपको जो वोचर है वो असाइन हो गया है। और वोचर की जो उसकी होती है, उसका जो ड्यूरेशन होता है वो 1 ईयर होता है, जब आपका जिस दिन आपको वोचर असाइन हुआ होता है आपके अकाउंट आईडी। अब अकाउंट आईडी कौन सा है? जो रेड हैट का आईडी आपने बना के अपने जिस भी बंदे के थ्रू अपना एग्जाम परचेज किया है उसको दे देते हैं। यहाँ पे मैंने एक नोटपैड की फाइल बनाई जिसमें मैंने कुछ चीज़ें लिखी हैं, मिसाल के तौर पे कि हाउ टू शेड्यूल एग्जाम। अच्छा, अगर आपको एग्जाम शेड्यूल करना हो, एग्जाम आपको ऑलरेडी मिल चुका है, तो ये एक लिंक है जिस लिंक से आप क्या करेंगे, अपने रेड हैट के लॉगिन आईडी को, जिसे RHN आईडी बोलते हैं, आप खोल लेंगे। मिसाल के तौर पे मेरे पास ब्राउजर है, ये इसमें इसी लिंक पे चला जाता है। तो ये मेरा आईडी ऑलरेडी लगा हुआ है, जो मेरा RHN आईडी है। यहाँ पे मैं इसका पासवर्ड भी डाल लेता हूँ। यहाँ पे मेरा सारी हिस्ट्री बताएगा, जो पहले है। ये रिसेंटली मैंने एग्ज़ाम दिया था। और यहाँ पे जो मेरा अनशेड्यूल्ड एग्ज़ाम आ रहा है, वो EX 200 V8 के, जो मैंने एग्ज़ाम लिया था। अभी रेड हैट ने थोड़ी पॉलिसी चेंज की है, और यहाँ पे देखें वो कह रहा है कि 115 दिन है आपके पास। 11/6/2023 को ये एक्सपायर हो जाएगा। मैं इस पर क्लिक करता हूँ। इस पर क्लिक करूंगा जैसे ही, तो यहाँ से सबसे पहले आपने क्या करना है, जो आपका गवर्नमेंट का इशूड आईडी है, यानी कि CNIC है इंग्लिश वाला। एक तो उर्दू वाला ना बहुत पुराना होता है, इंग्लिश वाला। ये मैंने यहाँ पे कुछ अर्से पहले इसको ना अपलोड किया था। ऐसे कंट्री बताया था कौन सा है, और फिर मैं यहाँ पे ना उसने कहा था अपलोड योर कंट्री आईडी। क्लिक करेंगे आप, वो पूछ लेता है कि आपने किस जगह पे जाके आपकी इमेज पड़ी हुई है आईडी की, तो आप वो एक तस्वीर बना के रख सकते हैं स्कैन करके। उसको यहाँ से अपलोड करेंगे, सबमिट करेंगे, तो 1 या 1.5 दिन बाद ना रेड हेड का रिप्लाई आ जाता है कि यहाँ पे अप्रूव्ड स्टेटस आ जाएगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा तो फिर आप शेड्यूल नहीं कर सकते। लेट्स से कि आपने ये काम कर लिया है। उसके बाद वो पूछेगा आपसे कि दिस प्रॉम्प्ट इज फॉर एग्जाम टाइप, आपने कौन सा एग्जाम देना है, टेस्टिंग सेंटर में देना है या रिमोट एग्जाम। ठीक है, लेट्स थिंक कि हमने टेस्टिंग सेंटर में देना है। जैसे टेस्टिंग सेंटर में हम देंगे तो सारी इन्फॉर्मेशन आ जाएगी। अब यहाँ पे बता रहा है कि रेड हैट ने एक और काम किया है। पहले आप क्या करते थे कि जिस वर्जन का एग्जाम लेते थे उसी वर्जन का आप एग्जाम दे सकते थे। लेट से मैंने ये रेड हैट 8 का एग्जाम लिया, तो मैं 8 का एग्जाम दे सकता था। अभी रेड हैट ने पॉलिसी चेंज कर दी है, उन्होंने कहा है कि आप जो करंट वर्जन होगा वो भी दे सकते हो, और जो आपने लिया था वो भी दे सकते हो। आप V9 का देना चाहते हो या 8 का देना चाहते हो? मैंने कहा V9 का मैं देना चाहता हूँ। अब यहाँ पे क्लिक करके आप क्या कर सकते हैं, टेस्टिंग सेंटर पे जा सकते हैं। इसे मैं अलाउ कर लेता हूँ। और यहाँ पे क्या करेगा, वो कहता है सर्च लोकेशन बाय कंट्री, तो मैं यहाँ पे पाकिस्तान लिख देता हूँ। अब ये बता रहा है कि पाकिस्तान में जो इदारे हैं ना, अच्छा, ये अपनी तरफ से बता रहा है जो हमारे नियरेस्ट लोकेशंस आ रही हैं। तो मैं यहाँ पे अगर पाकिस्तान लिखूंगा, तो सिर्फ पाकिस्तान के आने चाहिए। अच्छा, पाकिस्तान के दो आ गए हैं। एक है ये MRGT इस्लामाबाद में, और एक ऑन वायर है, ये है कराची में। ये दो जगह पे जाके आप पेपर दे सकते हो। लेट्स मैं क्लिक करता हूँ इस पर, एक शेड्यूल एग्जाम। और अब यहाँ पे देखें कि मेरे पास अभी मैं February 15 को बैठा हूँ, तो ये कोई भी हाईलाइटेड नहीं है, तो कोई भी डेट अवेलेबल नहीं है। ठीक है, यहाँ पे बता रहा है कि ना 15 को ना 16 को, और ये फिर छुट्टियां बीच में आ रही हैं यहाँ पे, ऐसे बता रहा है। अब मैं 16 तारीख पे क्लिक करता हूँ, तो कोई मेरे पास सीट रिजर्व आती है, अवेलेबल सीट अवेलेबल होती है या नहीं होती है। तो ये आपको चेक करता रहना पड़ेगा। मिसाल के तौर पे मैं फरवरी के बजाय मार्च में जाता हूँ, कि मार्च की पहली को देखता हूँ कोई सीट अवेलेबल है एग्जाम के लिए कि नहीं अवेलेबल। तो यहाँ पे भी देखें कोई सीट अवेलेबल नहीं। मैं 31 मार्च को जाके चेक करता हूँ कोई सीट अवेलेबल है। इसमें क्या करना पड़ेगा आपको, बार बार, अच्छा, 31 मार्च को मैं पेपर दे सकता हूँ।
9 बजे देना है मैंने, कितने बजे देना है, तो फिर ये क्या करना पड़ेगा मेरे साथ। 30 मार्च को देखते हैं, 30 मार्च में है सीट। तो आज की डेट से तकरीबन एक महीने बाद मुझे ना एग्जाम की डेट मिल रही है कि जब मैं पेपर दे सकता हूँ। उससे पहले भी अवेलेबल ना चाहिए। अब जाके देखते हैं, मिसाल के तौर पे 2 मार्च को देखते हैं कि क्या डेट अवेलेबल है जब मैं एग्जाम दे सकता हूँ। 2 मार्च को कोई डेट अवेलेबल नहीं। इस तरीके से क्या करेंगे, आप डेट सेलेक्ट करेंगे, मिसाल के तौर पर मैं 30 पे ही आ जाता हूँ। और यहाँ पे आके मैं कहता हूँ कि चलो ठीक है, मैं 13 बजे एग्जाम दे दूँ, 14 बजे मैं एग्जाम दे दूँ। ठीक है। ये टाइम एंड डेट मैंने सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे मैं अपना पर्सनल फ़ोन नंबर बताऊंगा। यहाँ पे सर्टिफिकेशन आईडी की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। यहाँ पे फ़ोन नंबर आपको ज़रूर बताना पड़ेगा। ये एग्री करेंगे और रिजर्व कर लेंगे इस सीट को। उस टाइम फिर आपका एग्ज़ाम हो जाएगा। करंट केस में मैं अभी एग्ज़ाम देना नहीं चाह रहा, तो मैं इसे कुछ भी नहीं करूँगा। अब दूसरे केस पे आ जाते हैं कि अगर आप कहते हो कि यार आपने ये एग्ज़ाम शेड्यूल करना है, लेकिन आपने एग्जामिनेशन सेंटर में नहीं देना जाके, आपने रिमोट यानी खुद से एग्ज़ाम देना है पहले से, और V9 का देना है, तो अब यहाँ पे रिमोट की डेट्स फिर भी आपको ऐसी बतानी पड़ेगी। यहाँ पे आप कंट्री बताएंगे, लेट से मैंने कहा पाकिस्तान, और फिर यहाँ पे कंटिन्यू का बटन दबाएंगे आप। और कंटिन्यू में आप अब यहाँ पे भी डेट्स आपको ऐसे ही मिलेंगी। तो यहाँ पे ना एक एक डेट को आपने चेक करके कर लेना है कंफर्म कि आपको किस डेट, कौन सी डेट में आपके पास टाइम है। जैसे ये आ रहा है 23 बजे रात का, तो अगर आपने घर से एग्जाम देना है तो आप रात को भी दे सकते हो, ये कोई मसला नहीं है, आप ये दे सकते हो। लेकिन 17 तारीख को चेक कर लो, आपको टाइम है आपके पास। कोई टाइम नहीं है, 19 को चेक करते हैं। संडे वाला दिन है तो उस दिन तो हो नहीं सकता। 20 को चेक कर लेते हैं। ओके। लेट्स से कि ये डेट्स आपने सेलेक्ट की, लेकिन आपके पास कोई डेट नहीं मिलती। अब एक सिनेरियो और बनता है कि आपका लेट्स से एग्जाम ही एक्सपायर होने वाला है। मिसाल के तौर पे आपने एग्जाम लिया था, लेट्स से आपका एग्जाम 28 को एक्सपायर हो रहा है, और आपने या 26 को एक्सपायर हो रहा है, 26 तक देखा कि आपको कोई यहाँ पे टाइम नहीं मिलता। तब तो आपके लिए परेशानी बनेगी ना, कि इस टाइम आप पेपर भी नहीं दे सकते, और डेट भी अवेलेबल नहीं है, टाइम भी अवेलेबल नहीं है, तो फिर आप पेपर कैसे देंगे। इसका जो सोल्यूशन है ना, वो मैं अब आपको बताने लगा हूँ। तो आप एग्जाम यहाँ से टाइम सेलेक्ट कर लेंगे और रिजर्व करके कर लेंगे, तो आपको टाइम मिल जाएगा। उस टाइम भी फिर आपको अवेलेबल रहना। तो अब दूसरा मेथड क्या है, दूसरा मेथड ये है कि आप अगर ये डेट्स नहीं मिल रही, तो फिर और आपका एग्जाम भी लेट से, जैसे मेरे केस में क्या हुआ था कि मैंने 7 फरवरी को, 8 फरवरी को मेरी लास्ट डेट थी एग्जाम की, और मैं चाह रहा था कि 8 या 7 के दरमियान मैंने पेपर देना है। तो अब इस ये केस दूसरा सिनेरियो है। तब मैं क्या करता हूँ, मैं अपने दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ आपके पास साथ। ये देखें, मैंने एक स्क्रीन शेयर की है। यहाँ पे मैंने रेड हैट को एक ईमेल की है। डियर टीम, आई एम ट्राइंग टू शेड्यूल माई एग्जाम यूजिंग रिमोट एग्जाम एंड टेस्टिंग सेंटर इन बोथ वेज, बट नो टाइम स्लॉट अवेलेबल इन Feb 2023 टिल माई एग्जाम विच एक्सपायर। यहाँ पे मैंने अपना RHN ID लिखा है, यहाँ पे अपना कॉन्टैक्ट नंबर लिख दिया है। और यहाँ पे मैंने उनको प्रूफ के तौर पर बताया कि देखिए, मैंने पहली डेट में चेक किया तो कोई टाइम नहीं था, फिर 2 को चेक किया तो कोई टाइम नहीं है, 3 को चेक किया कोई टाइम नहीं है, 4 को चेक किया कोई टाइम नहीं है। ये मेरी ईमेल कम्युनिकेशन उनके साथ चली। ठीक है। तो ये सारा मैंने प्रूफ लगा के भेजा है कि जब तक मेरा एग्जाम एक्सपायर हो जाएगा, तो मैंने उनसे कहा कि आप मेरा एग्जाम की जो डेट है ना उसको एक्सटेंड कर दो, अगर डेट्स अवेलेबल नहीं है तो। इस पे फिर उनका रिप्लाई आया, जो कि मैं आपसे दूसरी स्क्रीन शेयर करता हूँ। एक मिनट। ये देखें, ये दूसरा है। यहाँ पे मेरी कम्युनिकेशन चलती रही उनके साथ। ये मैं शेड्यूल करने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन ये नहीं हो रहा। फिर उन्होंने कहा जी कि वो कहता है कि मैं प्रोडक्ट टीम से जो है ना पूछ के बताता हूँ कि आपका इससे। फिर मैंने उनसे कहा कि आप एक काम करो, मेरा ना फरवरी
या 7th को या 8 को ना मेरा एग्जाम शेड्यूल कर दो। उसके बाद उन्होंने खुद ही शेड्यूल करके और यहाँ पे मुझे बता दिया कि आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया, ये उनकी तरफ से मुझे ईमेल आई। ठीक है। तो आप अपने केस में भी क्या कर सकते हो, इनको डायरेक्ट ईमेल भेज सकते हो कि भाई आपका एग्जाम एक्सपायर होने वाला है और आपको आपको डेट नहीं मिल रही। तो फिर रेड हैट वाले क्या करते हैं, उनकी ड्यूटी लगा देते हैं कि वो करें, लेकिन इस तरीके से फिर आपको बताना पड़ेगा उनको कि आपकी डेट एक्सटेंड करें या कोई इस तरह की जो है ना आपको रियल सिचुएशन उनको बतानी पड़ेगी जिसकी वजह से मामला होता है। जैसे मैंने कहा कि आई एम वेरी वरीड अबाउट दिस, प्लीज हेल्प टू एक्सटेंड द डेट सो आई कैन अपेयर इन एग्जाम, माई प्रेफरेंस इज रिमोट एग्जाम। और यहाँ पे मैंने सारी चीज़ें बताई भी हूँ। ठीक है। तो इस तरीके से उन्होंने फिर मुझे ईमेल कर दी। अब जब ये ईमेल कर दी और मेरा एग्जाम बुक हो गया, तो ये तो उनके साथ कम्युनिकेशन चल रही थी। लेट्स से मैं खुद बुक करता तो फिर क्या होता। अगर मैं खुद बुक करता तो फिर मुझे ईमेल आनी थी एक और, वो मैं आपको से ये देखें जी कि ये इसने बता दिया है कि आप 11:30 पे आपका एग्जाम शेड्यूल हो गया है 2/7/2023 को। और ये वर्जन है, और इस ये वर्जन 8.4 पे आपका एग्जाम होना है, जो प्रिंसिपल का एग्जाम था अभी रिसेंटली मैंने दिया है। और ये सारी डिटेल बताई हुई यहाँ पे। वो कह रहा है कि आप क्या क्या करेंगे, कुछ जगह पे उसने जाके ना यहाँ पे आपको बताया भी है कि गेटिंग रेडी फॉर योर रेड हैट रिमोट एग्जाम, डिस्कशन फोरम है, फिर चैट सपोर्ट है अगर आपको कोई इशू आ रहा है। और आपने चीज़ें देख लेनी यहाँ पे। फिर यहाँ पे एक जगह बताता है कि डाउनलोड द रिमोट एग्जाम लाइव आईएसओ। और यहाँ पे इसने ना ये यू नीड टू डाउनलोड द रिमोट एग्जाम इन्वायरमेंट, इस पे क्लिक करेंगे आप तो फिर क्या करेगा, ये डाउनलोड करवा देगा आईएसओ इमेज आपको। ठीक है। और फिर वो कह रहा है लॉग इन टू रिमोट एग्जाम लाइव इन्वायरमेंट यूजिंग redhat.com लॉग इन आईडी एंड पासवर्ड। इसका मतलब ये है, ये बताने की कोशिश कर रहा है कि आपने जब इस लाइव इन्वायरमेंट आईएसओ को डाउनलोड कर लेना है ना। अच्छा, डाउनलोड करने के लिए भी इसने ना एक इंस्ट्रक्शन गाइड दी होगी आपको, जो अगेन मैं एक ईमेल दिखाता हूँ, वहाँ पे सारा लिखा होगा इसमें। आई थिंक यही ईमेल है। तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, वो कहता है कि आपने ये क्या करना है, डाउनलोड आईएसओ करें आप। तो मैंने ये आईएसओ डाउनलोड कर लिया, यहाँ से क्लिक किया और ये मुझे जो है ना ले जाएगा, आईएसओ को डाउनलोड करा देगा। अभी ये चूंकि ये नहीं है आपके साथ शेयर नहीं है तो इसलिए नज़र नहीं आ रहा आपको। फिर जब मैं डाउनलोड कर लूंगा तो डाउनलोड करने के बाद यहाँ पे ना एक जगह पे और लिखा होता है कि ये लिखा हुआ बूट योर कंप्यूटर लाइव इन्वायरमेंट इंस्ट्रक्शन डाउनलोड यूजिंग आईएसओ अवेलेबल हियर। तो आपकी जो इंस्ट्रक्शंस हैं वो कैसे हैं, ये डाउनलोड करेंगे ना आप, तो ये दिखा भी देता हूँ मैं आपको। ये देखें, जो मैंने जैसे क्लिक किया ना तो उस पर ले गया मुझे यहाँ पर लिखा एग्जाम डॉक्यूमेंटेशन इज अवेलेबल। जैसे क्लिक करेंगे आप, ये क्या करेगा, यहाँ पे एक और लिंक उसने दे दिया है। ओके ठीक है। इस पर क्लिक करता हूँ तो ये ना ऑलरेडी मैंने चूंकि डाउनलोड की हुई है तो ये री डाउनलोड करवा रहा है। इसको मैं आपको खोल के भी दिखा देता हूँ कि इसमें क्या इसने बताना है। बल्कि यहाँ से नहीं, उधर पड़ा हुआ है, मैं उधर से दिखा देता हूँ। ओके। तो वो जो पीडीएफ गाइड उसने कही है ना कि आप डाउनलोड कर लो, वो मैंने डाउनलोड की है, जिसमें उसने लिखा हुआ है कि आपकी जो है ना गेटिंग रेडी फॉर योर रेड हैट रिमोट एग्जाम। और यहाँ पे उसने बताया कि 2 से 3 दिन पहले आप क्या करें, सबसे पहले सिस्टम की रिक्वायरमेंट चेक करें, लॉग इन टू रेड हैट लाइव यूएसबी करें, उसके साथ लॉग इन हो जाएं। उसके बाद डाउनलोड एंड क्रिएट अ रिमोट एग्जाम लाइव यूएसबी रन कंपेटेबिलिटी टेस्ट, और फिर ये बूट द रिमोट एग्जाम, सारा कुछ लिखा हुआ है उसके अंदर। और भी बहुत सारी चीज़ें बताई हैं कि आप क्या क्या करेंगे। मिसाल के तौर पे यहाँ पे कह रहा है कि अगर आपके पास विंडोज़ का ऑपरेटिंग सिस्टम है जो पहले से आपकी बेस मशीन है जिस पे आप डाउनलोड कर रहे हो, तो फिर क्या करना है, वो कहता है यूजिंग फेडोरा मीडिया राइटर। और अगर एक मेथड ये है, दूसरा मेथड ये है कि आप डीडी यूटिलिटी के थ्रू ये काम कर लें। तो सारी चीज़ें यहाँ पे इसने ना स्टेप्स बताई। एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये बता रहा है कि आपने कंप्यूटर कौन सा यूज़ करना है। वो कहता है यू विल नीड अ कंप्यूटर विद अ सिंगल एक्टिव मॉनिटर, रेड हैट सपोर्ट मेनी इंटेल कंपेटिबल आर्किटेक्चर। आर्किटेक्चर की बात कर रहा है कंप्यूटर्स। मिनिमम आपकी जो कंप्यूटर की रैम है ना, अरे जो यूएसबी है जिसके ऊपर आपने मीडिया राइट करना, वो 8 जीबी की होनी चाहिए।
फिर वो कह रहा है कि यूएसबी हब लगा सकते हो। हार्ड ड्राइव आपकी कैपेसिटी कह रहा है 4 GB आपके पास होनी चाहिए। माउस एक्सटर्नल लगा सकते हो लेकिन वायर वाला लगाना है। कीबोर्ड लगा सकते हो, वायर वाला लगाना है। वेब कैम भी आपने, ज़ाहिर वो होगा ही वायर वाला। अच्छा, एक और चीज़ जो इसमें ये शेयर करता है वो ये कहता है कि आपने जो मॉनिटर है ना, मॉनिटर के केस में क्या होगा, लेट से आपके लैपटॉप की स्क्रीन छोटी है और आप चाहते हो कि बड़ी को 27 इंच की या 32 इंच की स्क्रीन साथ आप लगा लो। उसके लिए आप क्या करेंगे, आप स्क्रीन अटैच कर लेंगे इसके साथ, और स्क्रीन अटैच करके लैपटॉप के साथ कन्वर्टर लगा के, जैसे भी आपने एचडीएमआई के थ्रू कनेक्ट करना है, जैसे मेरे केस में तो मेरे लैपटॉप में एचडीएमआई थी तो मैंने डायरेक्टली एचडीएमआई के साथ ही उसे कनेक्ट कर लिया, और वीजे पोर्ट भी थी मेरे लैपटॉप में। अच्छा, उसके बाद आप क्या करेंगे, जब एक्सटर्नल मॉनिटर अटैच कर लिया तो एक्सटर्नल मॉनिटर पे फौरन से डिस्प्ले नहीं आना। जब आपकी लाइव यूएसबी बूट करेगी, आपका पहले लैपटॉप पे डिस्प्ले आएगा। लैपटॉप में जाके सेटिंग में पूछ लेता है कि आपने सेकंड मॉनिटर को सिर्फ देखना है या लैपटॉप के मॉनिटर को देखना है। ठीक है, तो आप वहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं कि आपका जो प्राइमरी डिस्प्ले होगा वो सेकंड मॉनिटर ही है। और एग्जाम में जब आपका एग्जाम इन्वायरमेंट लोड हो जाएगा, अच्छा, एक जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि सारी चीज़ें पहले कनेक्ट करनी है। मिसाल के तौर पर वेब कैम पहले कनेक्ट कर लेना है, अपने मॉनिटर पहले कनेक्ट कर लेना है, कीबोर्ड माउस पहले लगा लेना। अच्छा, कीबोर्ड माउस का तरीका, जैसे मेरे पास ना यूएसबी पोर्ट दो ही थी। वेब कैम को कोशिश कीजिएगा कि लैपटॉप की पोर्ट के साथ डायरेक्ट लगाइए, क्योंकि लैपटॉप की पोर्ट को ना उसकी जो वेब कैम का होता है पोर्ट, उसे ना पावर ज़्यादा चाहिए होती है। जब आप हब के थ्रू लगाते हैं तो उसे उतनी पावर नहीं मिलती, समटाइम आपका एक्सटर्नल जो वेब कैम वो काम नहीं करता। तो मेरे केस में क्या था, दो यूएसबी पोर्ट थी मेरे पास, तो एक यूएसबी पोर्ट मैंने यूएसबी हब लगा लिया और एक में मैंने डायरेक्टली वेब कैम को लगा लिया। यूएसबी हब जो मैंने लगाई उसके साथ मैंने अटैच कर लिया अपने इसको, माउस को और कीबोर्ड को। और फिर लैपटॉप की लिड जो है ना उसको थोड़ा सा वो नीचे करवा देता है बाद में एग्जाम के दौरान, कि आपका मसला ना आए। ये सारी चीज़ें इसमें लिखी हुई हैं। और इसमें रैम कह रहा है कि 4 GB आपके पास मिनिमम होनी चाहिए जिस सिस्टम के ऊपर आपने पेपर देना है उसमें, और आपके पास इंटरनेट की स्पीड होनी चाहिए। आप कोशिश कीजिएगा कि आप ऐसी जगह पे पेपर दें जहाँ डेडिकेटेड कनेक्शन हो। तो मेरे केस मेरे पास 50 MB का कनेक्शन था, और मुझे कुछ फील नहीं हुआ कि मेरे पास कहीं पे भी जाके कोई स्पीड स्लो आ रही हो। इस चीज़ को लाजमी मेक श्योर करना है। वाईफाई के साथ कनेक्ट करें, कोशिश करें कि ना करें, क्योंकि वाईफाई सम टाइम जो है ना बीच में कनेक्शन लॉस्ट करती है, तो जिसकी वजह से आपका एग्जाम थोड़ा डिले होगा, प्रॉब्लम आएगी। लेकिन रिकनेक्ट हो जाता है, आपने उससे परेशान नहीं होना। और पावर डायरेक्ट लगा के रखें, यही बेसिक सी इन्फॉर्मेशन उसने लिखी हुई है। अब इसमें ही कह रहा है कि आपने ये लाइव यूएसबी के लिए क्या करना है, फेडोरा की वेबसाइट पे जाना है और वहाँ पे ये लिंक भी दिया है उसने। फेडोरा मीडिया राइटर डाउनलोड करेंगे और वहाँ से आप क्या करेंगे, जैसे ये विंडोज़ है या मैक है, तो ये विंडोज़ के केस में इस पर क्लिक करेंगे, डाउनलोड हो जाएगा। डाउनलोड होने के बाद यहाँ पे बता रहा है कि आप क्या करेंगे, कस्टम इमेज करना है डाउनलोड, ये यहाँ पे अब यूएसबी लगाएंगे। आप अपने सिस्टम में यूएसबी लगा के आप जो इंस्टॉलेशन इमेज पहले से आपने डाउनलोड की होगी इन्वायरमेंट वाली, जो मैंने आपको पहले दिखाई, यहाँ से क्लिक करके आप डाउनलोड कर लें। मिसाल के तौर पे आपके साथ एक चीज़ शेयर करता हूँ मैं। ये देखें, ये यहाँ पे मैंने ये जो विंडो खोली है ना, इसमें आप देखें कि यहाँ पे वो ईमेल्स पड़ी हैं। ये रिमोट एग्जाम जो मैंने आपको बताया, ये रिचेल बूट आईएसओ, ये है कितनी जीबी का, 2.29 GB का है ये। इसको आपने इस फेडोरा मीडिया राइटर के थ्रू ये क्लिक कर दिया मैंने, इसको एग्री कर लेते हैं। और ये मेरे पास पहले से इंस्टॉल्ड है, वैसे प्री इंस्टॉल्ड है। ऐसे देखता हूँ कि फेडोरा मीडिया राइटर, ये आपको नज़र आ जाए किसी तरीके से। और ये मैं फेडोरा मीडिया राइटर की तस्वीर भी दिखा देता हूँ आपको। ये देखें, यहाँ से आप क्या करेंगे, सिलेक्ट आईएसओ करेंगे, नेक्स्ट, और यहाँ से अपना आईएसओ इमेज बता देंगे। मिसाल के तौर पे मेरे वाले केस में ये है जो आपने डाउनलोड किया होगा, ओपन करेंगे। अब यूएसबी अगर लगी होगी ना तो खुद ही डिटेक्ट कर लेगा। अब यहाँ पे मेरे केस में यूएसबी लगी नहीं हुई सिस्टम के साथ ना, 1 मिनट में यूएसबी लगा देता हूँ। ये आप कैमरे में देखें, ये मैंने ये यूएसबी मेरे पास है, और ये 32 GB की 3.0। देखें यूएसबी जैसे मैंने कनेक्ट की है ना तो फ़ौरन ही इसमें यूएसबी आ गई है। और यहाँ से मैंने ऑलरेडी जो है ना अपने इमेज को सेलेक्ट किया हुआ है, और राइट का बटन दबा देना, और ये राइट कर देगा यूएसबी को। इस यूएसबी को आप लैपटॉप में लगाओगे, और जैसे आप नॉर्मल ऑपरेटिंग सिस्टम को इंस्टॉल करने के लिए बूट फ्रॉम सीडी करते हैं। अच्छा, जैसे आप नॉर्मल अपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल करना हो ना अपने लैपटॉप पे, तो आप बूट फ्रॉम यूएसबी कर देते हैं। वही काम करना है तो आपके सामने रेड हैट का एग्जाम इन्वायरमेंट लोड होगा। जब एग्जाम इन्वायरमेंट लोड होगा तो आप क्या करेंगे, वहाँ पे जो लॉगिन आईडी देना है ना आपने, जब आपसे पूछेगा तो आपने रेड हैट का देना है।
और उससे पहले आपने अपनी इथरनेट पोर्ट लगानी है तो पोर्ट लगा लेना। अच्छा, लाइव इन्वायरमेंट में भी वो आपसे कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, वहाँ पे भी आप अपने स्टैटिक आईपी देना तो आईपी भी दे सकते हो आप, या समटाइम आपके पास डीएससीपी नहीं है तो वहाँ पे दे सकते हो। इस तरह की सेटिंग कर लेनी है। अपना आईपी जो उस लैपटॉप को मिलेगा उसे फायरवॉल में वाइट लिस्ट कर लेना है कि वो किसी किस्म की ट्रैफिक उसके लिए ब्लॉक ना हो। बैंडविड्थ उसके लिए आपने 100% इनेबल कर लेनी है। अगर आपकी कंपनी में आप पेपर दे रहे हो ऑफिस में बैठ के, तो आपको कोई इशू इस तरह का चैलेंज ना है कि आपको इंटरनेट की ब्लॉक की वजह से, फायरवॉल की किसी पॉलिसी की वजह से आपका एग्जाम रह जाए।